प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे केतु के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। बाद में अगर आप इस कार्यक्रम को अंतिम तक देखेंगे तो इस कुंडली का विश्लेषण भी आपको समझ में आएगा। पर फिलहाल इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए 6वें भाव के केतु से आपका परिचय कराता हूँ। याद रखने वाली बात है कि केतु जो होते हैं वो शुभ ग्रहों वाले प्रभावों से, शुभ ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं उस प्रभाव से प्रभावित होते हैं। राहु का वैर दैव गुणों से ज्यादा है। केतु उतने धूर विरोधी नहीं हैं देवताओं के। ये बात मैंने कही थी, ये बात मेरे जो मैंने केतु का अध्ययन किया या केतु के बारे में जब समझा लोगों की कुंडलियों पे, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वो बात कहता हूँ, बाद में जो यहाँ हृदय की बात होती है, जो मेरा रिसर्च होता है, बाद में मैं किसी अन्य ज्योतिषियों के मुख से भी वही बात सुन लेता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छे लोग भी मुझे देख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि केतु जिनका दैवत्व का प्रभाव जिनके ऊपर ज्यादा था, इनका विरोध भगवान से बहुत ज्यादा नहीं था। इस वजह से इन्हें शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। और शुभ ग्रहों में ये गुरु की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। राहुदेव शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करते हैं और केतुदेव शुभ ग्रहों में गुरु की भांति परिणाम करते हैं। अर्थात मतलब शुभ लक्षणों से प्रभावित होंगे तो केतुदेव गुरु के जैसे परिणाम देने वाले हो जाते हैं, गुरु से साम्य रखने वाले होते हैं। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के 6वें भाव में अगर केतुदेव बैठे हों किसी भी जातक की कुंडली में, तो वो व्यक्ति धन बचाने वाला नहीं होता। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी तरीके से अपने धन को बचाने के लिए कोई भी चालाकी नहीं करता है। 6ठा भाव चूंकि मामा मामी का भी होता है, नाना नानी का भी होता है, इस वजह से वहाँ पे एक सामान्यतया द्वंद्व भी देखने को मिलता है। मामा मामी की तरफ से भी व्यक्ति को कई बार चिंताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ एक बात और भी जो समझ में आएगी कि 6ठे भाव के जो केतु होंगे वो उस व्यक्ति को वो बीमारी देते हैं जो उनके माता जी के साइड से आती है। मातृपक्ष से जो बीमारी मिलेगी वो जातक को मिलेगी। माता को जो बीमारी लगेगी, नाना नानी को जो बीमारी होंगी, नाना नानी को जो बीमारी होंगी, वही बीमारी से प्रभावित कई बार केतु देव भी जातक को बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति ऋण में नहीं रहना चाहता है, बड़े बड़े उद्योगों को स्वीकार करता है, पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाता है, अनुभवों के साथ व्यापार को करने वाला होता है, बहुत ही तीव्र और गहरे मंथन के साथ विचारों को प्रकट करने वाला, मानसिकता बड़ी ही प्रबुद्ध, शुद्ध और चैतन्य होती है। गुण और दोषों का बहुत ही अच्छे तरीके से जो अवलोकन होता है वो जातक बहुत अच्छे तरीके से कर जाता है। 6ठे भाव के केतुदेव के जीवन में शत्रुओं से कोई भी कष्ट नहीं होता है। 6ठे भाव के केतु व्यक्ति को शत्रु चले चाहे कितने भी रहें पर उससे जातक को कष्ट नहीं होने देते, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षात्मक बिहेवियर रखते हैं। राशि के आधार पर अगर बात करते हैं तो मंगल देव की मेष राशि और वृश्चिक राशि होती है। इसमें चूंकि मंगल देव के केतु मित्र होते हैं, अगर मंगल देव की राशि में 6वें भाव में केतु देव बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रशासक की भूमिका में ले जाकर स्थापित करते हैं। व्यक्ति उच्चस्थ पद पे अधिकार पूर्वक रहता है, उच्चस्थ पद पे विभूषित होता है और तो और अपने पिता और माता की भगवान राम की तरह सेवा करने वाला भी होता है। ये भी बात है, उनकी भुजाएं होता है वो, जैसे भगवान ने बात क्या कही है रामायण में कि जब राजा दशरथ ये मत लेने लगे कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाऊं कि नहीं,
बनाना तो है पर लोगों से चेक करता हूं, तो उनसे ज़्यादा कि राजा दशरथ से भी श्रेष्ठ राजा साबित होंगे भगवान राम। उन्हें यह समझ में आया, कहे कि आप लोग आराम से मुझे बिना किसी भय और विवेक शून्य हुए, मतलब बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ राजा राम बन सकते हैं। तो जितने भी सामंत थे, जितने भी दूर देश के राजा थे, जितने भी अयोध्या के पुरवासी थे, उन सब ने ये तक कह दिया कि आपसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ राजा बनेंगे ये। तब भगवान को राज्याभिषेक लीला में दिया गया। तो कहने का अर्थ यहाँ तक ये है। तो ऐसी स्थिति कि जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में केतु होते हैं तो व्यक्ति अपने पिता के मान की सुरक्षा करने वाला होता है, उसका अभिमान होता है ना, और पिता के व्यापार को, उसके कारोबार को कई कई गुना आगे बढ़ाने वाला भी होता है। पढ़ाई में थोड़ा बहुत मतभेद हो जाए, लेकिन निसंदेह व्यक्ति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। वो एक बैकअप प्लान जरूर लेकर चलने वाला, अनुभव जिसके पास रहेगा वही बैकअप प्लान लेके चलता है ना, कि आपके पास एक ऑप्शन है कि चलो अगर हम यहाँ नहीं हैं तो यहाँ तो हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति युद्ध तब करता है जब युद्ध के अतिरिक्त सारे दरवाजे बंद हो जाएं। यहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों के सहारे बड़े से बड़े और कठोर से कठोर परिस्थिति को अपने वश में करने में सफल होता है। 6वें भाव के केतु इतने सारे अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम जातक की कुंडली में करते हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर आप कार्यक्रम अंतिम तक देखेंगे तो आपको इस कुंडली का पंचांग भी समझ में आ जाएगा। कोशिश करें कार्यक्रम अंतिम तक देखने की, और ये किसी एक व्यक्ति की कुंडली जरूर हो सकती है, पर इससे समझने के मामले में आपको बहुत सारी चीज़ें सीख में आ जाएंगी। तो 6ठे भाव के केतु के बाद अब मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम नक्षत्र की भी चर्चा करेंगे तो जन्म हुआ है जातक का कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि पूर्वा भाद्रपद, मीन राशि है। 12 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं। यहाँ जो चंद्रमा बैठे हैं वो अपनी राशि के हो रहे हैं, अर्थात नौमांश चक्र में कर्क राशि में, दशमांशा चक्र में वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। कन्या लग्न की कुंडली में लाभेश होकर के नीच के हैं, पर फिर भी कम से कम परिणाम जातक को मिलता रहेगा। लग्न कुंडली में मीन राशि बनी जिसके ऊपर चल रही है अभी 7.5, और साथ ही साथ कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा जो पापक हो जाते हैं। तो चंद्रमा 10वें स्थान में बैठ गए, पापक हुए, गुरु से केंद्र में हुए, शुक्र से केंद्र में हुए और मंगल से भी केंद्र में हो गए। तो किनके साथ चंद्रमा का केंद्र में होना अच्छा होगा? यहाँ पे सभी ग्रहों के साथ चंद्रमा का केंद्र में होना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा से गुरु का केंद्र में होना एक अतिरिक्त राजयोग बनाएगा, उसी चंद्रमा से शुक्र का केंद्र में होना भी एक अतिरिक्त राजयोग बनाएगा। उसके बाद मंगल का जो लाभ भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, ये अपने आप में महालाभकारी योग बनेगा। तो 2-2, 3-3 गजकेसरी योग बन गए। लग्न में लाभ योग बनेगा, गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, गुरु शुक्र का प्रतापी योग, और कई सारे बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश से संबंधित बहुत सारे योग बन जाएंगे। उसके बाद विचार करिए तो लग्न के अधिपति 12वें भाव में और 12वें के अधिपति लग्न में। दिन वार जो वार हुआ है वो जन्म हुआ है मंगलवार को, और वारेस लाभ के अधिपति होते हैं, मंगल लग्न में बैठे हैं गुरु के साथ। गुरु कौन है? इस कुंडली के 7वें भाव के स्वामी। तो सप्तमेश और लाभेश का एक साथ लग्न में बैठना दाम्पत्य को और व्यापार को, साइड बिजनेस को, एक से अधिक जगह से धन कमाने को श्रेष्ठ बना देंगे। उत्तरायण में जन्म हुआ है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी देवता अजैकपाद होते हैं। इस वजह से अगर हो सके तो कम से कम भगवान ठाकुर जी की पूजा करें, गुग्गुल, धूप, दीप, अक्षत, गंध, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें, स्वस्ति वाचन नियमित रूप से करें। उसके बाद ओम अजैकपदे नमः इस मंत्र का जप करें प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। अगर इतना हो जाए तो और भी ज़्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं तो भृंग राज की जड़ अपने गले में धारण करें, नवग्रह कवच भी गले में धारण किया जा सकता है।
जन्म हुआ उत्तरायण। उत्तरायण में सूर्य भी बलि होते हैं, चंद्रमा भी, बुध भी, शुक्र भी और गुरु भी। वैसे तो इस कुंडली में 3-3 ग्रह केंद्र में बैठ गए, चंद्रमा, शुक्र और गुरु। एक ग्रह जो 12 में बैठ रहे हैं, बुध, जो शुभ ग्रह होते हैं, वो भी दृश्य क्षेत्र में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो व्यक्ति के निवेश को संतुलित रखेंगे और व्यक्ति के व्यय को साधने की पूरी कोशिश भी करेंगे। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना, लग्न के अधिपति का 12वें जाना व्यक्ति को ऋण से मुक्त करने में सहायता करेंगे। हाँ, पर एक बात जरूर है कि मित्रों से कई दफा नुकसान व्यक्ति को हो सकता है, या कई बार व्यक्ति जब थोड़ा धन कमा ले तो उसके अंदर अभिमान की बदबू आने लगती है, अभिमान रूपी बदबू। धन जब आए तो तृष्णा भी लेके आता है, धन जब आता है तो आलस्य भी लेके आता है, धन जब आता है तो प्रमाद भी लेके आता है, धन जब आता है तो ये सारे दुर्गुण भी स्वतः साथ में लेके आता है। धन तो इस कुंडली में निश्चित रूप से है, क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं, धन भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, दशम में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में हैं। तो विचार करिए कि जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी से केंद्र में गुरु का बैठना और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, ये अपने आप में महाभाग्यशाली महाधनी योग होगा। दशम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी के बैठने का एक अच्छा प्रतिफल ये मिल जाएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी यहाँ पे स्वग्रही हो रहे हैं, अपने नवांश में जा रहे हैं। तो लग्न चक्र में धन भाव के स्वामी नवांश चक्र में अपने नवांश में जाने से धन भाव को बलवान बनाएंगे, जो वक्त बेवक्त पिता से 100% व्यक्ति को धन लाभ होता है। पिता धन खर्च करने में सोचते नहीं हैं, सदैव ब्राह्मणों का आदर भी होता रहेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिता भाव में ही चंद्रमा बैठे हैं। एक और भी गहरी बात है, 7.5 का विशेष असर इस कुंडली पे इस वजह से भी नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा और शनि का कोई प्रत्यक्ष संबंध बन नहीं रहा है। विचार करें तो चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 1 अंश के बैठे हैं, चौथे चरण में होंगे। अब इस पे भी अगर विचार करते हैं तो लग्न का मान बहुत अच्छा है, सुदृढ़ लग्न का मान बना है, 9 अंश के लग्न का मान बहुत उत्तम माना गया है। गुरु लग्न में, शुक्र लग्न में, शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु और शुक्र 1,00,000 दोषों का समन तो गुरु केंद्र में बैठ के कर देते हैं, विशेषतया लग्न में 10,000 दोषों का समन तो शुक्र लग्न में बैठकर कर देते हैं। और लग्न में मंगल जैसा ग्रह जो इस कुंडली का लाभ भाव संभालता है, और इस कुंडली के लिए आप विचार करें तो 6वें भाव के भी स्वामी होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कमजोर निर्णय लेने को उकसाते हैं। जल्दबाजी में हो जाए, किसी पे विश्वास नहीं करना है उस पे कर ले, अविश्वास ठहराए गए व्यक्ति पर विश्वास कर ले, मित्र को शत्रु बना ले, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर आर्थिक नुकसान पहुंचा दे। इस तरीके की समस्या भी कई बार मंगल देते हुए नजर आएंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में 11वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो पापी भाव के स्वामी होने के कारण, 6वें भाव के स्वामी होने के कारण, बुध से बहुत ज़्यादा अच्छी मैत्री नहीं होने के कारण, लग्नेश के साथ जब मंगल बैठ जाएंगे इस कुंडली में बुध के साथ, तो बुध को पीड़ित कर देने के कारण इस कुंडली के पापी, मारक या नुकसानदायक ग्रह के रूप में मंगल ही बनेंगे। लेकिन चूंकि लग्न में बैठे हैं लाभ और 6वें भाव के स्वामी होकर के, तो अगर नुकसान होगा तो जल्दबाजी में निर्णय, नुकसान होगा तो पैसा अटकना, और नुकसान होगा तो कई बार व्यक्ति अपनी कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उस पर मंथन और चिंतन की आवश्यकता है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था में भी व्यक्ति के पास इरेगुलर एक्टिविटी, लगातार धन व्यय करना, हालांकि गलत जगह पे नहीं पर फिर भी व्यय है, और बचाने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मंगलवार को जन्मे हैं, वारेस लाभ भाव के स्वामी होते हैं, लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करने का मन हो, ये भी खरीद लूँ, ये भी कर लूँ, बहुत अच्छा व्यापार करूँ या जैसा भी करूँ, मतलब समाज में धन और यश के लिए वो मेहनत करता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रीति योग, ऐसे लोगों को कई बार अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं के साथ भी प्रेम करते हुए देखा जाता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के कारण, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में शुद्धता है। मनुष्य गण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, प्रवृत्ति, तृष्णा, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। और ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति में शुचिता है, शुद्धता है, आदर है, आदरणीय होना है, प्रबुद्ध है, तर्क है, ज्ञान है, समरसता है ना, ये सब चीजें भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो ये इनकी कुंडली का पंचांग है।
यहाँ से अब आगे बढ़ाता हूँ और आपको कुंडली में कौन से ग्रह कितने अंश पे बैठे हैं और कहाँ उनको बैठना चाहिए था ये बता देता हूँ। अब सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली के लिए जो लग्नेश होते हैं ये बुध होते हैं, मतलब मिथुन राशि के स्वामी बुध हो गए। चतुर्थ भाव के भी वो स्वामी होते हैं। लग्न और चतुर्थ के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं, वक्री भी हैं 8 अंश पे और अस्त भी हो जाएंगे सूर्य के। इस वजह से कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखरने में मेहनत करनी पड़ती है, या फिर हमें अपने आप को और भी ज़्यादा सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, भागना भी पड़ता है। लग्न के अधिपति का 12 में जाना, जिम्मेदारियां रहती हैं। कई बार व्यक्ति संतति में 1 से अधिक 2, मतलब इतना ही संतति होता है, यानी भाई बहन बहुत ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में बुध 12वें भाव में शनि के साथ और राहु के संपर्क में है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी क्रोध की स्थिति और उन्माद की स्थिति भी दे जाते हैं। बुध अस्त हैं और वक्री हैं, इस वजह से दूषित होंगे। शनि और राहु और सूर्य के संपर्क में होने के कारण पाप प्रभाव भी देने वाले होंगे, क्योंकि बुध सामान्यतया बड़े ही संवेदनशील ग्रह होते हैं। ये पापक ग्रह के साथ बैठते हैं तो पापक हो जाते हैं। विशेषतया किसी पापक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हों या पापी भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठे हों तो भी ये कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को दूषित करने का कारण बन जाते हैं। बचकानी हरकतें, मित्रों से शत्रुता, शत्रुओं से मित्रता, विश्वास न किए जाने पे विश्वास करना और रोग रहित भी होता है। हालांकि यहाँ लग्नेश के ऊपर जो बुध हैं उनके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव होगा। जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए विचार करें तो 9वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर केतु, राहु और भाग्य भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति रोग से मुक्त होगा, उसको कोई लंबी बीमारी नहीं होगी और उसकी आयु अच्छी होती है। शनि 12वें भाव में बैठे हैं, हर्षित बलि हो जाते हैं और हर्षित होकर के ग्रह शुद्ध परिणाम देता है। व्यक्ति का धन समाज के अच्छे कार्यों के लिए खर्च होता है, ये बात है। उसके बाद अगर बुध के ऊपर बात करते हैं तो राहु केतु शनि का पापक प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा। धन भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा 10वें स्थान में व्यक्ति को सदैव नौकरी में रहने वाला, बेरोजगार नहीं रहने वाला और माता और पिता की सेवा करने वाला भी बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति अपने पिता के नाम को रोशन करने वाला होता है। चंद्रमा 1 अंश पे बैठे हैं, सर्वाधिक कम अंशों के साथ यही बैठे हैं, जबकि बुध 8 अंश पे बैठे हैं, अस्त हो गए हैं। वक्री होते तो ठीक होता, वक्री होकर के अस्त हो गए हैं तो बुध कमजोर हो गए हैं। जबकि चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं, गुरु और शुक्र के प्रभाव में हैं, क्योंकि उनके 4 घर आगे शुभ ग्रह बैठने होने से व्यक्ति का धन सुरक्षित होगा। धन भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उस भाव के स्वामी से 4 घर आगे गुरु और शुक्र बैठे हैं और उनसे 4 घर आगे लाभ भाव का स्वामी बैठा है। इस वजह से व्यक्ति के पास हाथी, घोड़ा, भवन, भूमि, माता पिता, दारिद्र, ये चीज़ें ठीक होती हैं। दारिद्र कभी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता, मतलब उसका कोई भी काम रुकता नहीं है, उसकी महत्वाकांक्षा 100% पूरी होती है। तृतीय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में जाना, मंगल का नीचा विलासी होना, मेहनत करने को विवश करेंगे। यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो 10 अंश पे बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में राहु के साथ तो नहीं, पर सामान्यतया उस मंगल के ठीक पीछे शनि राहु का प्रभाव है। इस वजह से यहाँ पे और सूर्य जो जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में, तीसरे भाव के स्वामी हो गए। मंगल पे भी चर्चा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तीसरे के कारक मंगल होते हैं। तो मंगल नीचा विलासी, उनके ठीक पीछे शनि राहु और सूर्य जो पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं वो 12वें चले गए। तो विचार करिए कि जब जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी 12वें जाएंगे और मंगल नीचा विलासी हो रहे हैं, 4 नंबर की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं ना जी, इस वजह से यहाँ व्यक्ति के कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, अगर जन्म कुंडली में आप विचार करें तो मंगल देव अगर यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं तो उटपटांग हरकतें करने वाला और सूर्य चूंकि तीसरे भाव के स्वामी होकर के 12वें चले गए हैं तो व्यक्ति से गलत निर्णय या मेहनत करने पर विवश कर देने वाला बना देंगे। सूर्य 19 अंश पे बैठे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पर सामान्यतया वो सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित ग्रह नहीं है। सूर्य नवांश कुंडली में मिथुन राशि में है, दशमांश चक्र में कर्क राशि में है। धन बढ़ाने की स्थिति में सूर्य नारायण जाएंगे। अनुशासन, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, आंखों की सुरक्षा, है ना, पांवों की सुरक्षा, हड्डियों का
ध्यान रखना। हड्डी टूटने का खतरा, सूर्य शनि और राहु एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को हड्डियों से रोक देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति के पाचन तंत्र को भी कमजोर कर देते हैं। हालांकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मा जातक होता है उसको सामान्य बीमारियां ही लगती हैं, बहुत लंबी चौड़ी कोई गहरी बीमारी नहीं होती। और छठवें भाव के केतु जो लग्नेश बुध को देख रहे हैं तो यहां से भी व्यक्ति की रोग से सुरक्षा ही कर रहे हैं। तो ये मैंने इतनी बात बताई है। तो मंगल देव का 12वें भाव में जाना, सूर्य का भी 12वें भाव में जाना और मंगल का नीचा विलासी होना। मंगल का 12वें भाव में जाने का अर्थ ये है कि अपने पराक्रम के कारक होते हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा तो होगा, लेकिन बात यह है कि इनके ऊपर शुक्र और गुरु का प्रभाव तो बन रहा है। तो ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा है। नवांश चक्र में उच्च के हो जा रहे हैं, तो नवांश चक्र में उच्च के होने से विवाह की सुरक्षा करेंगे। दशमांश चक्र में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में विराजमान हैं, इस वजह से यहाँ वो कई बार कंसंट्रेशन में कमजोरी देंगे। मतलब मंगल की दशा में कारोबार पे 100% फोकस बढ़ाना ही होगा, गलत जगह पे मति बुद्धि लगाने से बचना होगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं चौथे भाव की। तो चौथे भाव की मैंने बात की है बुध देव के बारे में। बुध 12 में है तो कई बार, और चंद्रमा राहु और केतु के संपर्क में नहीं है, केतु के से दृष्ट है तो माता धार्मिक होती हैं और बहुत ज्यादा उनका ध्यान उटपटांग चीजों पे नहीं जाता है। सामान्यतः यहाँ घर में एक अच्छा खासा माहौल बना रहता है। राजनीतिक लाभ व्यक्ति को मिलता है, पिता से भी राजनीति के लाभ मिलते हैं। पंचम भाव के साथ साथ जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। लग्नेश जन्म कुंडली में 12वें भाव में है और 12वें भाव के स्वामी शुक्र लग्न में बैठे हैं। चूंकि यहाँ विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे और 12वें भाव से तो वैसे भी स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि जब ग्रह 2 भावों का स्वामी हो तो वो, और विशेषतः 12वें और दूसरे, तो इन दोनों भावों से स्वतंत्र हो जाता है और पंचम भाव का फल, मतलब यहाँ पे शुक्र पंचम भाव का फल ज्यादा करेंगे। पर सामान्यतः पंचम भाव से भी ज्यादा वो लग्न का फल करेंगे, क्योंकि ग्रह जहां बैठा होता है वहां का फल ज्यादा कर रहा है। क्योंकि यहां से वो स्वतंत्र हो गए तो लग्न के फल में ज्यादा जाएंगे। इसका एक कारण और भी है। सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि जब ग्रह मिथुन राशि अर्थात विषम संख्या की राशि में बैठा हो तो अपनी गौण राशि का फल करता है। इस वजह से यहाँ पे शुक्रदेव की दशा में कई बार पढ़ाई में गतिरोध, मतभेद और कई बार अतिरिक्त व्यय के निर्णय में जाने का प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब शुक्र यहाँ पंचम भाव का फल निम्न स्तर पे करेंगे, 12वें भाव का फल ज्यादा करेंगे और लग्न का फल ज्यादा करेंगे। उसके साथ अगर पंचम भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, उसके साथ तृतीय भाव के अधिपति के साथ हो रहा है, तो व्यक्ति को पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है, अंक कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हैं हमारी कुंडली के शुक्रदेव, बैठे हैं 23 अंश पे, दूसरे नंबर के ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को एक्सपीरियंस वाला भी बनाएंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति सुंदर होगा, सांसारिक सुखों का भोक्ता होगा, एक्सपीरियंस से बात करने वाला होगा और गंभीर आलोचनाओं से डरने वाला नहीं होगा। इतनी सारी बात मैंने बता रखी है। अब आगे अगले भाव की चर्चा करते हैं। तो ये हमारी बात जन्म कुंडली के पंचम भाव तक हो चुकी है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 6वें भाव के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली के मंगल देव। विचार करिए तो 6वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा, और गुरु के साथ बैठे हैं जो सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी, 2 भावों के स्वामी के साथ जन्म कुंडली के 6वें और लाभ के अधिपति बैठे। दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के शत्रु भाव जो बन रही है, शत्रु भाव की राशि बन रही है, यहाँ इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में विचार करिए 12वें भाव में जा रहे हैं, जहाँ के स्वामी मंगल उच्च के हो रहे हैं। केंद्र में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठकर वापस लग्न को देखना, इस वजह से। और नवांश कुंडली में एक अच्छी बात कि यहाँ पे चंद्रमा स्वग्रही और शुक्र स्वग्रही जो विवाह को एक अच्छा नेचर देते हैं, शुभकर्त्री लग गया ना इस भाव को। आगे चंद्रमा, पीछे शुक्र, और लग्न कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी लाभ मिलेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन। अगर कभी कभी संघर्ष दिखेगा तो ये इस शनि और राहु के कारण दिखेगा।
अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन में गैप दिख रहा है वो इस शनि और राहु की दशा में दिख रहा है। साथ ही साथ विवाह की जो सुरक्षा हो रही है वो मंगल कर रहे हैं। नवांश कुंडली के लग्न कुंडली के 6वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, मित्रस्थ बैठे हैं केतु। तो रोग भाव के स्वामी ने अष्टम भाव को देखा है अपनी 8वीं दृष्टि से। सप्तम दृष्टि तो सप्तम भाव पे आ गई, मित्र की दृष्टि देख रहे हैं, उस भाव के स्वामी भी देख रहे हैं, तो पत्नी भी कामकाजी होती है। और मंगल 6वें भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे तो कई बार छोटे मोटे मतभेद या कई बार रोग सूचक घटनाएं या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देने वाले होंगे। जबकि अगर बात हम मंगल देव की डिग्री की करते हैं तो वो 10 अंश पे बैठे हैं। राहु के साथ बैठने के कारण उग्रता और व्यग्रता दोनों ही देंगे। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी मंगल देव एक्टिव होंगे तो व्यक्ति से पाप भी करवा सकते हैं। उस समय हमें सावधान रहना होगा। गलत मैत्री में जाने से और किसी भी चीज की उपेक्षा करने से, अनादर कर देने से, वस्तुओं का सम्मान न कर देने से नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लग्न में हैं। इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठे होते तब उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता। इस वजह से यहाँ पे गुरु अपना संपूर्ण शुभ परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। उनकी युति जन्म कुंडली के 5म भाव के अधिपति से हो रही है। इस वजह से विवाह में एक अच्छा सुख भी प्राप्त होगा। निर्णय गलत अगर होगा तो विवाह में पश्चाताप भी किया जा सकता है या करने को पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह को बिना मिलाए ना करें। आपकी कुंडली के लग्न में मंगल बैठे हैं तो ये कुंडली मंगल दोष से प्रभावित भी होगी। हालांकि गुरु बैठे हैं तो थोड़ा प्रभाव कमजोर होगा, पर फिर भी कुंडली मिला करके ही विवाह करनी चाहिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न, मीन राशि मीन लग्न और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से विवाह हो, उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह हो, तुला और कुंभ वालों से मैत्री हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 और 4 अंक अच्छे रहेंगे। रंग इस कुंडली के लिए हरा, गेरुआ और चांदी के साथ स्लेटी और सफेद रंग बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने इतनी बात यहीं बता दी। देवगुरु बृहस्पति लग्न में अपने नक्षत्र में बैठे हैं। ये बलवान नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम को राजा बनाने की घोषणा की गई थी। और पुनर्वसु के बाद आता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक होना था। रात्रि में ही उसके एक दिन पहले पुनर्वसु नक्षत्र जब बीत रहा था उसी समय भगवान के पिता अर्थात राजा दशरथ ने बड़ा ही बुरा स्वप्न देखा। बाद में उनको थोड़े ही देर बाद भगवान राम को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। ऐसी स्थिति, अब जरा विचार करिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूँ प्रसन्न है। हम जब भी कोई हमारे घर में कुछ अच्छा काम होने वाला होता है, शुभ कार्य होने वाला हो, बड़ा ही जिसमें पूरा परिवार मिल रहा हो, खुशियाँ मनाई जा रही हो, नगाड़े बज रहे हों, ढोल बज रहे हों, आतिशबाजी हो रही हो, एकदम बिल्कुल रोशनी से हमारा महल और घर जगमगा रहा हो, वैसी ही कुछ स्थिति अयोध्या में बनी थी। वैसी ही स्थिति भगवान राम को राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है। अयोध्या को पूरे तरीके से सजाया गया है, तोरण द्वार बनाए गए हैं, गली में एकदम पानी छिड़क करके एकदम बिल्कुल एकदम साफ किया गया है, फूलों की लड़ियाँ खूब बढ़िया सजाई गई हैं। भगवान के पिताजी अर्थात राजा दशरथ कहते हैं कि देखो मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है राम, और इसका संकेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जब हमारे अयोध्या में तुम्हें मैं राजा बनाने वाला हूँ, इस खास मौके पर, इस शुभ मौके पर मेरा इस प्रकार का बुरा स्वप्न देखना निश्चित ही किसी अनहोनी की शंका व्यक्त करता है। राजा दशरथ को उस स्वप्न का भान पहले ही हो गया था कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है। एक तरफ मेरा बेटा राम राजा बन रहा है और दूसरी तरफ मुझे ये बुरे स्वप्न क्यों आ रहे हैं। ये बात उन्हें बताते हैं, जिसका फल तात्क्षणिक मिल गया था कि भगवान को वनवास जाना पड़ा और राजा की मृत्यु हुई, हुआ ना। इस वजह से जब कभी भी घर में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य होते हों, अपनी सुरक्षा चौतरफा बढ़ा देनी चाहिए। और उस समय बाल बच्चों की, माता पिता की, बूढ़े लोगों की, अपने रिश्तेदारों की किसी भी तरीके से उनके स्वास्थ्य की
अवहेलना या उनकी आज्ञा की बात जैसे भी करें, उनकी सुरक्षा बढ़ा दें, क्योंकि ऐसा ही होता है और ये बहुत सामान्य बात हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, देखो ये हुआ था उनके घर, अच्छा हुआ, और तुरंत पता नहीं क्या हो गया कि तुरंत ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। ये जो इस तरीके की घटना है, ये सिर्फ कलयुग में ही नहीं होती है, अपितु ये उस समय भी होती थी, त्रेता द्वापर में भी इस तरीके की बात होती थी। इसका ध्यान रखना चाहिए। ये बात आई, इस वजह से बता दिया। तो ये देवगुरु बृहस्पति हैं, पुनर्वसु नक्षत्र पे ये बात आ गई। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव इस कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होने से दूषित हो जाते हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में अगर बात करेंगे तो नवम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पे उनको धन और तृतीय भाव का स्वामित्व मिलता है और नवम भाव में बैठे हैं। हालांकि उनके ठीक पीछे चंद्रमा और मंगल का प्रभाव है, तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे शनिदेव लगभग ठीक हैं, अशुद्धि के साथ परिणाम देंगे, थोड़ा शुद्ध थोड़ा अशुद्ध, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में नवम भाव को देख रहे हैं और वृष राशि में बैठे हैं, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करेंगे। इस वजह से व्यक्ति को पिता, माता, पूर्वज, धर्म और भाग्य का सुख मिल जाएगा। शनिदेव यहाँ बैठे हैं 23 अंश के मृगशिरा नक्षत्र में, तो थोड़ा कभी कभी व्यक्ति को बेवजह दूसरों के काम में टांग अड़ाना या हस्तक्षेप करना, इस तरीके का एक अवगुण हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके से हमें अपने व्यय पे संतुलन बनाकर रखना ही होगा। उसके बाद बात करते हैं दशम भाव की, जिनके ऊपर मैंने चर्चा की थी। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, सदैव व्यक्ति के पास काम रहेगा। दशम स्थान के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, पिता से ज्यादा धन कमाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं तो अनुपयोगी कभी भी व्यक्ति समाज के लिए नहीं होता है, सदैव समाज को उससे लाभ होगा। कभी भी व्यक्ति किसी भी महान डिप्रेशन में नहीं जाता है, परिस्थिति को समझने वाला, आकलन करने वाला होता है। ऐसा 11वें भाव के साथ साथ मैंने छठे भाव की चर्चा की थी। लग्नेश या लग्न के साथ 11वें भाव का संबंध व्यक्ति को बहुत मजबूती से किसी बात का विरोध करने वाला बनाते हैं। कैपेसिटी अच्छी होती है, दर्शन बड़ा बढ़िया होता है, बेहतरीन वक्ता होता है और बहुत आत्मविश्वास के साथ किसी बात को कहने वाला भी होता है। तो ये आपकी कुंडली के भाव हो गए। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का सप्तम भाव में आना और सप्तम भाव के अधिपति का नीच का बैठना, शत्रु की राशि में शत्रु के संग, इस वजह से कारोबार तो ठीक है पर हमें वहां थोड़े बहुत संशयों का सामना भी करना पड़ेगा। मंगल बैठे हैं अष्टम भाव के स्वामी होकर के, 11वें भाव में सूर्य और 12वें भाव में शनि राहु, ये कहीं ना कहीं दशमांशा चक्र को कमजोर बना रहे हैं। यहाँ चंद्रमा नीच के, यहाँ बुध नीच के, यहाँ गुरु और शुक्र तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन गुरु और शुक्र का संबंध तो बहुत अच्छा नहीं होता है। शुक्र कौन है? धन भाव के स्वामी हैं। इस भाव के स्वामी जो शनि बनते हैं वो 12वें भाव में चले गए, 12वें भाव के स्वामी पापी भाव में आ गए। इस वजह से कारोबार को जो पहले से जमाया है उसको आगे बढ़ाने में आसानी होगी। इससे पहले कि आप अपना कोई स्वतंत्र कारोबार करें, उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने पिता का काम संभालें। इसका एक पक्ष यहाँ भी दिखेगा। जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी जो मंगल बनते हैं वो लग्न में बैठे हैं और जन्म कुंडली के 10वें स्थान में चंद्रमा, तो चंद्रमा और मंगल का जो संबंध है वो व्यक्ति को अपने कारोबार से ज़्यादा पिता के या पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाने वाला बन रहा है। क्लियर है? अब मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। हमें हमारे स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना होगा, बैंकिंग और फाइनेंस को समझने की आवश्यकता होगी। हम अपनी वाणी को और भी ज़्यादा संतुलित कैसे रख सकते हैं, इस पे फोकस बढ़ाना होगा। मेहनत और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ये कुंडली संपत्ति इकट्ठा करेगी। और संतान प्राप्ति वगैरह में कोई बाधा नहीं है। नौकरी और व्यापार में व्यापार के योग ज़्यादा हैं, अपने व्यापार का, अपने घर के कारोबार का। ये कुंडली कभी भी किसी भीषण समस्या में ग्रसित नहीं होगी। अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है और अगर व्यक्ति को कुछ कह दिया जाए कि हाँ ये तुम्हें करना है, तो 100% उसमें अपनी पूरी एनर्जी डालता है। कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। ये कुंडली राजनीति में भी सफल हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुंडली को समाज से और समाज से कुंडली को लाभ है। हाँ, ऋण वगैरह में जाने पे दिक्कत होगी, किसी को देना बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण भी बन सकता है। नक्षत्रों की बात अगर करेंगे तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति के कार्य को थोड़ा बहुत रोकने और रुकावट डालने वाला बनाते हैं। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठ करके उत्साहहीन या तो कई बार बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना,
ऐसा बना देते हैं। बुध देव कृतिका नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को सुखी बनाते हैं। शुक्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति को अनुभवी और ज्ञानी बनाते हैं। शनिदेव मृगशिरा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को व्यापारी और हर्षित बनाते हैं। शनि के बाद राहुदेव मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी इस वजह से व्यक्ति को थोड़ी बहुत चोट चपेट की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ये बात है। भाग्य भाव से केंद्र में शनि राहु बैठे हैं, इस वजह से धर्म हमेशा ही पकड़ के रखना होगा। साथ ही साथ दसम भाव से तीसरे भाव में सारे के सारे पापग्रह बैठे हैं। मैं यहाँ पापग्रह सारे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ बैठकर पापक होंगे, शनि और राहु के साथ बैठ करके बुध भी पापक हो जाएंगे, जो दसम भाव का बल बढ़ा रहे हैं। दसम भाव का बल लग्न में बैठे गुरु और शुक्र भी बढ़ा रहे हैं। दसम भाव का बल सूर्य, शनि, राहु और बुध भी बढ़ा रहे हैं। इस आधार पर अगर आपको निकल के जो बात सामने आ रही है कि अंक बल के आधार पर भी, अष्टक वर्ग के आधार पर भी, ग्रह के बैठने के आधार पर भी धन भाव के स्वामी इस कुंडली का सबसे जो बलवान भाव बना वो दशम भाव बना, जो करियर का होता है, जो पिता का होता है, जो सामाजिक समृद्धि का होता है, समरसता का होता है, श्रेष्ठता का होता है, ऊंचाई का होता है। क्लियर है? मैंने नक्षत्र के बारे में चर्चा कर दी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दान करना, रोहिणी, मृगशीरा, पुनर्वसु, आर्द्रा, ये सारे नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। ये कुंडली विवाह तोड़ने की स्थिति को नहीं प्राप्त करेगी और विवाह टूटेगा भी नहीं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सन्मुख हुए हैं या फिर जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इस वजह से विवाह टूटने की स्थिति में कभी भी नहीं जाएगा। बुध की दशा चल रही है, जो लग्नेश की दशा है। संपूर्णतया आपके ग्रह आपके अनुकूल हैं। माता पिता का आशीर्वाद, उनकी सेवा, तीर्थ यात्रा, यात्रा से लाभ, व्यापार को आगे बढ़ाना और पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाना, इस तरीके के सारे योग जन्म कुंडली में बनेंगे। वार इस कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार अच्छा रहेगा। अष्टक वर्ग के बाद अगर मैं बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे अध्ययन अगर कर दूं तो हमें शनि, राहु और केतु की दशा में नेत्र से संबंधित समस्या हो सकती है। हालांकि इस कुंडली में हृदय क्षेत्र ठीक है, पेट भी ठीक है, हड्डियों का और दांतों का रोग इस कुंडली को परेशान करेगा। बाकी भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णय शनि की दशा में, उसके बाद राहु की दशा में, मंगल की दशा में, गुरु और शुक्र की दशा में भी सहायता मिल जाएगा। पिता को लेकर के सावधानी बरतनी होगी केतु और बुध की दशा में, जबकि माता को लेकर सावधानी बरतनी होगी शनि, राहु और शुक्र की दशा में। संतान वगैरह का पक्ष इस कुंडली में 100% अच्छा है। संतति के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, इसका ध्यान रखना होगा। वो धार्मिक बने, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी होरा चक्र के आधार पर चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र 1,00,000%, इसको मैं बिना लिखे नहीं रखूंगा, एक लिखे तब जब चले, 1,00,000% ये कुंडली कभी भी महान कष्ट को प्राप्त नहीं करेगी। ये कुंडली निरंतर ही सुखी होगी, मैं गारंटी देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे ही ग्रह होरा चक्र में, और जितने भी शुभ ग्रह हैं, ये सिद्धांत कार लिखते हैं कि जितने भी ग्रह हों अगर वो होरा चक्र में बैठे हैं और शुभ ग्रह होरा चक्र में चंद्रमा के होरा में बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन सर्वथा सुखी ही रहता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।